गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिस्ट्री के आगे का आपको पढ़ाने जा रहे हैं। जो लेसन हम आपको पढ़ा रहे थे द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, उसके आगे का है द 19th सेंचुरी 1815 1914। 19th सेंचुरी कब से कब तक? 1815 से लेकर 1914 तक। इन द 19th सेंचुरी इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चर एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर इंटरेक्टेड इन कॉम्प्लेक्स वे टू ट्रांसफॉर्म सोसाइटी एंड रिशेप एक्सटर्नल रिएक्शंस। आपका देखिए बताया गया है कि 19वीं शताब्दी में आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी कारकों पर बातचीत हुई। समाजों को बदलने और बाहरी संबंधों को फिर से खोलने के लिए जटिल ये तरीके थे। इकोनॉमिक्स आइडेंटिफाई थ्री टाइप्स ऑफ मूवमेंट और फ्लो विद इन international economic exchanges. The first is the flow of trade, referred largely to trades in goods. The second is the flow of labors, and the third is the movement of capital. All three flow were closely interwoven and affected people's live more deeply now than ever before. अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक आदान प्रदान के भीतर तीन प्रकार के आंदोलन की पहचान की। पहला, व्यापार का प्रवाह, माल में व्यापार के लिए बड़े पैमाने पर संबंधित था व्यापार का प्रवाह। दूसरा, श्रम का प्रभाव, और तीसरा, पूंजी का प्रवाह। सभी तीनों प्रवाह बारीकी से जुड़े हुए थे और प्रभावित लोग अब पहले कभी भी अधिक गहराई से रहते थे। वर्ल्ड इकोनॉमिक टेप शेप, विश्व आर्थिक एक आकार लेना। पैटर्न ऑफ फूड प्रोडक्शन एंड कंजम्पशंस in industrial Europe changes. Traditionally, countries like to be self-sufficient in food, but in 19th century Britain, self-sufficiency in food means lower living standard and social conflicts. औद्योगिक यूरोप में खाद्य उत्पादन और खपत का पैटर्न बदल गया। पारंपरिक भोजन में आत्मनिर्भर होने के लिए तैयार देश था, लेकिन 19वीं सदी के ब्रिटेन में भोजन में समुच्चय का मतलब निम्न जीवन स्तर और सामाजिक संघर्ष था। मतलब आपका बताया गया ब्रिटेन में क्या था, भोजन का स्तर क्या था कि बस भोजन के लिए जो चीज़ पूरा किया जाए, खाने के लिए किया जाए, तो वो क्या है, निम्न जीवन स्तर जीने वाला और सामाजिक संघर्ष से जूझने वाला व्यक्ति माना जाता था। पॉपुलेशन ग्रोथ फ्रॉम द लेट 18th century had increased the demand for food grain in Britain, pushing up food grain prices under pressure from landed group. The government restricted the import of corn. The law allowing the government to do this were commonly known as corn law. Unhappy with high food price, industrialists and urban dwellers forced the abolition of the corn law. After the corn law was scrapped, import of food was cheaper than producing it in the country itself. It resulted in farmers leaving their land uncultivated. Thousands of men and women thrown out of work flocked to the cities or migrated overseas. देखो आपको बताया गया है, जनसंख्या वृद्धि ने ब्रिटेन में खाद्य की मांग बढ़ा दी, जिससे खाद्यान्न की कीमतें बढ़ गईं। भूमि समूहों के दबाव में सरकार ने मकई के आयात को प्रतिबंधित कर दिया। सरकार को ऐसा करने की अनुमति देने वाले कानून को आमतौर पर मकई कानून के रूप में जाना जाता था, मतलब कॉर्न लॉ के रूप में जाना जाता था। उच्च खाद्य कीमतों से नाखुश उद्योगपति और शहरी निवासियों ने मकई के कानून को समाप्त करने के लिए मजबूर किया। मकई कानून को खत्म करने के बाद देश में ही उत्पादन करने की तुलना में भोजन का आयात सस्ता था। इसका परिणाम यह हुआ कि वहाँ के किसानों ने भूमि को असिंचित छोड़ दिया। हजारों पुरुषों और महिलाओं को शहर से बाहर काम करने या विदेशों में पलायन करने के लिए फेंक दिया गया। मतलब बताया गया है कि जैसे जैसे जनसंख्या वृद्धि होती गई, खाने की चीज़ों के दाम बढ़ गए। अब बाहर से चीज़ मंगाने पे प्रतिबंध लगा दिया गया कि मकई की चीज़ें का आयात नहीं होगा, इसे कॉर्न लॉ बताया गया। अब जब जिस चीज़ को आयात नहीं की जाएगी तो वो क्या होगा, उसके प्राइस बढ़ते हैं, तो प्राइस बढ़ने से वहाँ पे उसकी पूर्ति पूरी नहीं हो पाती है। अब वहाँ के लोगों ने इसके खिलाफ आंदोलन शुरू किया और आंदोलन पूरा न होने पे इसका परिणाम यह हुआ कि हजारों जो मेंस एंड वुमेन्स थे वो क्या हो गए, दूसरे शहरों में, दूसरे देशों में जाने लगे। From the mid-19th century, faster industrial growth in Britain also led to higher income and therefore more food import. Around the world in Eastern Europe, Russia, America, Australia, land were cleared and food production expanded to meet the British demand.
19वीं सेंचुरी के मध्य में ब्रिटेन में तेजी से औद्योगिक विकास के कारण भी उच्च आय हुई और इसलिए अधिक खाद्य आयात हुआ। दुनिया भर में पूर्वी यूरोप में रूस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में ब्रिटेन को मांग पूरा करने के लिए एंडेनिस को मंजूरी दी गई और खाद्य उत्पादन का विस्तार किया गया। Transportation had to be improved. People had to settle on the land to bring them under cultivation. This meant building homes and settlements. All these activities in turn required capital and labor. Capital flowed from financial centers such as London. ट्रांसपोर्टेशंस को बेहतर बनाना के लिए लोगों को खेती के तहत लाने के लिए भूमि को बसाना पड़ा। इसका मतलब था कि घरों और वस्तुओं का निर्माण होने लगा। बदले में इन सभी गतिविधियों के लिए आवश्यक पूंजी और श्रम की आवश्यकता होती है। लंदन जैसे वित्तीय केंद्रों से पूंजी प्रवाहित हुई। इन mid-19th century, nearly 50 million people immigrate from Europe to America and Australia. All over the world, some 150 million are estimated to have left their homes, crossed ocean and vast distance over land in search of a better future. बदले में इन सभी 19वीं शताब्दी के मध्य में लगभग 50 मिलियन लोग यूरोप से अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया चले गए। 50 मिलियन लोग कहाँ से कहाँ चले गए? अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया चले गए यूरोप से। पूरी दुनिया में लगभग 150 मिलियन का अनुमान है कि उन्होंने अपने घरों को छोड़ दिया, एक बेहतर भविष्य की तलाश में महासागरों और भूमि पर विशाल दूरी को पार कर लिया है। By 1890, a global agriculture economic had been taken shape. Food no longer came from a nearby village or town, but from thousands of miles away. Was grown by a peasant worker working on a large farm, was transported by railway and ship from southern Europe, Asia, Africa, and Caribbean. The British Indian government in Punjab built a network of irrigation canals to transform semi-desert wastes into fertile agricultural land that could grow wheat and cotton for export. The canal colonies, as the area irrigated by the new canal were settled by peasants from other part of Punjab. 1890 तक एक वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था ने आकार ले लिया था। भोजन अब पास के गांव या कस्बे में नहीं बल्कि हजारों मील दूर से आया। एक बड़े खेत पर काम करने वाले किसान द्वारा उगाया गया था, जिसे दक्षिण यूरोप, एशिया, अफ्रीका और कैरिबियन से रेलवे और जहाज़ों द्वारा ले जाया गया। मतलब रेलवे का विस्तार हो चुका था, जहाज़ का हो चुका था, सभी चीज़ों का विस्तार हो चुका था। तो अब ये इसके द्वारा हजारों मील दूर से भी भोजन की चीज़ें आने लगी। ऐसा नहीं था कि पास से ही मिलते थे। पंजाब में ब्रिटिश भारत सरकार ने अर्ध रेगिस्तान कचरे को उपजाऊ कृषि भूमि में बदलने के लिए सिंचाई नहरों का एक नेटवर्क बनाया। जो पंजाब का थोड़ा रेगिस्तानी एरिया है एक साइड का, उसे उपजाऊ भूमि में बदलने के लिए नहरों और सिंचाई की चीज़ों का नेटवर्क बनाया, जो निर्यात के लिए गेहूं और कपास उगा सके। जो निर्यात करने के लिए, क्योंकि अब ट्रांसपोर्ट फॉर्म चेंज हो रहे थे, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था, जिससे क्या है चीज़ों का निर्यात आराम से हो सकता था। इसके लिए ये सारी चीज़ें सेटल की जाने लगी। नहर कॉलोनियल जैसी कि नई नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्रों को कहा जाता है, पंजाब के अन्य हिस्सों से किसानों द्वारा बसाया गया था। So rapidly this regional specialization in the production of commodities developed that between 1820 and 1914 world trade is estimated to have multiplied 25 to 40 times nearly. 16% of this trade comprised primary products such as wheat and cotton and minerals such as coal. जैसा कि बताया गया है कि इतनी तेज़ी से वस्तुओं के उत्पादन में क्षेत्रीय विशेषता विकसित हुई कि 1820 और 1914 के बीच विश्व व्यापार में 25 से 40 गुना होने का अनुमान है। इस व्यापार में लगभग 7% में प्राथमिक उत्पादन शामिल है। मतलब बिजनेस इतनी तेज़ी से हो रहा था कि इसमें जो 60% है वो आपका कॉमन चीज़ था। 60% प्राथमिक उत्पादन था, जैसा कि गेहूँ और कपास और कोयला जैसे खनिज, गेहूँ, कपास और कोयले जैसे खनिज।